हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो इट्स वर्किंग प्रॉपरली सो दैट वी कैन स्टार्ट। प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। तो आई वेट फॉर योर कंफर्मेशन। Moment you confirm, I will be able to start. Yes, I wait for your confirmation. Your audio, your video is okay. तो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म क्विकली। ऑल ऑफ यू जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में हैं सभी कंफर्म कर देंगे क्विकली। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम शुरू करेंगे प्रोटेक्शंस टू द पेइंग बैंकर। पेइंग बैंकर को क्या क्या प्रोटेक्शंस अवेलेबल हैं। तो देयर आर डिफरेंट सिचुएशंस जो पेइंग बैंकर के सामने अराइज होती हैं। उनमें पेइंग बैंकर को कहां कहां प्रोटेक्शन अवेलेबल है। इसमें एक प्रोटेक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो दैट प्रोटेक्शन इज अंडर सेक्शन 10 of NI Act. So can you tell what is that protection? सेक्शन 10 में जो प्रोटेक्शन है वो कौन सी प्रोटेक्शन है? किस चीज से रिलेटेड वो प्रोटेक्शन है जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। So that protection relates to payment in due course. Payment in due course. अगर हम पेमेंट ड्यू कोर्स में करेंगे तो देन वी आर प्रोटेक्टेड। अब ड्यू कोर्स की पेमेंट के अलावा देयर आर मैनी अदर प्रोटेक्शंस अवेलेबल टू पेइंग बैंकर और इनको अब हम शुरू करते हैं। सो फोर्ज्ड एंडोर्समेंट इन एन ऑर्डर चेक। फोर्ज्ड एंडोर्समेंट। सो एंडोर्समेंट क्या होता है? एंडोर्समेंट मीन्स signatures by pay of a check where he is giving authority to another person to obtain payment. तो एंडोर्समेंट एक अथॉरिटी है, एक सिग्नेचर है। ये सिग्नेचर पे ही करता है और इस सिग्नेचर के थ्रू पे अथॉरिटी देता है किसी और पर्सन को टू गेट द पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, चेक इज पेएबल टू एक्स। सो चेक में लिखा हुआ है पे टू एक्स। सो चेक के पीछे एक्स पुट्स हिज सिग्नेचर्स और सिग्नेचर के साथ वो कहता है पे टू वाई और नीचे वो साइन कर देता है। तो दिस बिकम्स एंडोर्समेंट। इसमें वाई को अथॉरिटी दिया गया बाय एक्स टू टेक द पेमेंट, तो दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। और एंडोर्समेंट अगर फोर्ज्ड है मींस अगर ये एंडोर्समेंट एक्स ने नहीं किया, किसी और ने कर दिया है उसके सिग्नेचर को फोर्ज करके, और वो एक ऑर्डर चेक है, तो उसमें बैंक को किस प्रकार का प्रोटेक्शन अवेलेबल है और ये प्रोटेक्शन कहां पे अवेलेबल है। सो दिस प्रोटेक्शन इज अवेलेबल अंडर सेक्शन 85(1) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये प्रोटेक्शन क्या कहता है? सेक्शन 85(1) हाउ इट प्रोटेक्ट्स इफ चेक इज पेएबल टू ऑर्डर is endorsed by or on behalf of the payee, the drawee will be discharged by payment to the endorsee.
सो उस केस में अगर इस प्रकार का चेक हमें प्रेजेंट होता है एंड वी डू नॉट नो कि एंडोर्समेंट फोर्ज्ड है और हम अगर उसको पे कर देते हैं तो वी आर प्रोटेक्टेड। तो नोट कर लेंगे इसको, इफ चेक इज पेबल टू ऑर्डर एंड इट इज एंडोर्स्ड द ड्रॉई विल बी डिस्चार्ज बाय पेमेंट टू द एंडोर्सी। तो अगर उस केस में हम पेमेंट वाई को कर देते हैं जिसको हम कहते हैं एंडोर्सी, तो वी विल हैव नो लायबिलिटी, तो हमारी कोई लायबिलिटी नहीं होगी। सो यहां पे दो चीजों में हमें अंतर रखना होता है। एक है फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ ड्रॉयर, एक है फोर्ज्ड सिग्नेचर ऑफ पे। सो अगर ड्रॉयर के सिग्नेचर फोर्ज्ड हैं, वी डू नॉट गेट एनी प्रोटेक्शन, तो हमें कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता। और अगर पे की एंडोर्समेंट, पे के जो साइन है अगर वो फोर्ज्ड हैं तो वी गेट प्रोटेक्शन, जैसा हमने यहां पे लिखा हुआ है। तो ड्रॉई इज डिस्चार्ज बाय पेमेंट टू द एंडोर्सी, तो हमने वाई को पेमेंट कर दिया। हमें ये ध्यान नहीं रखना कि ये एंडोर्समेंट के ऊपर साइन एक्स के थे या एक्स के नहीं है, लेकिन ऐसा लगना चाहिए कि वो एक्स ने साइन किया है। दैट्स ऑल व्हाट वी हैव टू सी। आई होप दिस पॉइंट ऑफ फोर्ज्ड एंडोर्समेंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सभी को ये पॉइंट एकदम क्लियर है। तो अगर ऐसा है तो क्विकली NQ नो क्वेश्चन टाइप कर देंगे सो दैट आई कम टू नो, यू डोंट हैव टू आस्क एनीथिंग। और मीनवाइल मैं आगे चल रहा हूं। पेइंग बैंक इज प्रोटेक्टेड इफ एंडोर्समेंट इज नॉट जेन्युइन। सो पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी अगर एंडोर्समेंट असली नहीं है, लेकिन एंडोर्समेंट सही लगनी चाहिए। एंडोर्समेंट शुड अपीयर टू बी रेगुलर। और पेमेंट हमने सारे प्रिकॉशंस लेके किया है, तो ये उसकी कंडीशन है। सो क्या कंडीशन है? सो पेइंग बैंक को प्रोटेक्शन दे देगा सेक्शन 85 अगर एंडोर्समेंट जेन्युइन भी नहीं है, असली नहीं है, लेकिन इट शुड अपीयर टू बी रेगुलर, ये ठीक लगनी चाहिए। एंड देन पेमेंट हमने किया है ड्यू कोर्स के अंदर, यानी सारे प्रिकॉशंस लेके हमने पेमेंट किया है, तो वी विल गेट प्रोटेक्शन इन दैट केस। और इसके पीछे रीजन क्या है कि एंडोर्समेंट अगर जेन्युइन नहीं है तो भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? द रीजन इज कि हम एक्सपेक्ट नहीं किए जाते कि हमारे पास जिस पर्सन ने एंडोर्समेंट किया उसके सिग्नेचर हो। तो बैंक कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू बी कन्वर्सेंट विद द सिग्नेचर ऑफ द पर्सन्स हु आर नॉट आवर कस्टमर्स। सो जो हमारे कस्टमर्स नहीं हैं उनके सिग्नेचर हमारे पास नहीं है, इसलिए उनके सिग्नेचर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। सो एक्स इसने चेक को साइन किया और चेक बनाया इन फेवर ऑफ पेई। सो पेई है वाई, वाई ने एंडोर्समेंट किया पे टू जेड साइंड एक्स, तो ये हो गया एंडोर्समेंट। हमारे पास एक्स के सिग्नेचर हैं, वो हमारा ड्रॉयर है, तो उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वाई के सिग्नेचर हमारे पास नहीं होते, ना ही हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हमारे पास वाई के सिग्नेचर्स हों, तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाता है। दैट इज द रीजन बिहाइंड दैट। तो आई एम श्योर आई एम वेरी वेरी क्लियर अबाउट ऑल दिस थिंग, और आपने भी इसको ठीक से अंडरस्टैंड कर लिया और नोट कर लिया है। नो, ये था एक प्रोटेक्शन जो हमें सेक्शन 85(1) देता है। अब हम चलेंगे अगली प्रोटेक्शन के ऊपर।
सो नेक्स्ट प्रोटेक्शन है सेक्शन 85(2) की। सेक्शन 85(2) सो 85(2) में प्रोटेक्शन क्या है? ये है फोर्ज्ड एंडोर्समेंट इन केस ऑफ ए बेरर चेक। 85(1) के अंदर इट वाज ऑर्डर चेक, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बेरर चेक। और ये डिस्टिंक्शन अब हमें क्लियर है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, बेरर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। सो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट वही ले सकता है जिसका नाम लिखा हुआ है, और बेरर इंस्ट्रूमेंट्स का पेमेंट वो ले सकता है जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट है लॉफुली। तो अगर एंडोर्समेंट फोर्ज्ड हो बेरर चेक में, तो इससे रिलेटेड रूल्स क्या है? इफ चेक इज पेएबल टू बेरर, the drawee, that is bank, is discharged by payment in due course to the bearer. So अगर चेक पेएबल टू बेरर है तो बैंक को डिस्चार्ज मिल जाएगा। ड्रॉई मीन्स बैंक। इफ वी मेक पेमेंट इन ड्यू कोर्स टू द बेरर, अगर पेमेंट हम प्रॉपर प्रिकॉशन लेकर के बियर को करते हैं, बेरर को, और उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एंडोर्समेंट भी हो रखी है, तो नॉट विद स्टैंडिंग एनी एंडोर्समेंट अपेयरिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट, लेट अस से X is a drawer, Y is a pay, and check is a bearer. तो एक बेसिक फंडा ध्यान में रखेंगे, बेरर चेक्स डू नॉट रिक्वायर एनी एंडोर्समेंट। बेरर चेक के ऊपर एंडोर्समेंट का कोई वैल्यू नहीं है। सो बेरर चेक डू नॉट रिक्वायर एनी एंडोर्समेंट, तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर Y ने एंडोर्समेंट कर दिया है पे टू Z साइंड Y, और पेमेंट हमारे पास लेने आ जाता है A, तो वी विल मेक द पेमेंट टू A बिकॉज एंडोर्समेंट डज नॉट हैव एनी मीनिंग इन केस ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट में एंडोर्समेंट का कोई वैल्यू नहीं होता। सो एंडोर्समेंट का वैल्यू होता है ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट में। सो आई होप दिस रूल, दिस एग्जाम्पल आप दोनों रिलेट कर पा रहे होंगे, एंड देयर विल बी क्लैरिटी अबाउट दिस एस्पेक्ट कि अगर हम बेरर को पेमेंट कर देते हैं तो सेक्शन 85(2) हमें बचाएगा, हमें प्रोटेक्ट करेगा, प्रोवाइडेड वी हैव मेड द पेमेंट in due course, means we have made the payment by taking proper precautions. So bearer check can be negotiated by mere delivery, endorsement is not relevant. So bearer check में जो negotiation है, ट्रांसफर है, वो डिलीवरी से ही हो जाता है। X ने चेक इशू किया, Y उसका पे है, Y अगर डिलीवर कर देता है चेक को Z को, तो इससे ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है। एंडोर्समेंट की जरूरत नहीं होती, जैसा मैंने यहाँ पे आपको पहले से बताया हुआ है। पेमेंट टू बेयरर इज इन ड्यू कोर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटेनिंग फोर्ज्ड और रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। सो अगर हम पेमेंट बेयरर को कर देते हैं वो विद प्रॉपर प्रिकॉशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 10, तो ये भी नहीं देखा जाएगा कि एंडोर्समेंट फोर्ज्ड है या एंडोर्समेंट किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन इंपोज करता है। यानी एंडोर्समेंट हमने देखना ही नहीं है, बिकॉज रूल क्या कहता है कि बेयरर चेक में एंडोर्समेंट रेलिवेंट नहीं होता। तो इसीलिए एंडोर्समेंट चाहे फोर्ज्ड हो, चाहे उसमें किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हो, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। ओनली थिंग वी हैव टू सी दैट पेमेंट शुड बी मेड इन ड्यू कोर्स एंड वी हैव टू टेक ऑल प्रिकॉशंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन नंबर 10।
तो आई एम श्योर देयर इज टोटल क्लैरिटी ऑन दिस इश्यू ऑल्सो। आपने हर चीज को अच्छे से नोट भी कर लिया है, अंडरस्टैंड भी कर लिया है, और अगर ऐसा है तो क्विकली कंफर्म कर देंगे बाय पोस्टिंग स्माइलिंग आइकन। तो आप स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करिए, तो मैं अगले पार्ट के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूं। फोर्ज्ड एंडोर्समेंट इन ए डिमांड ड्राफ्ट, अगर वो चेक नहीं है, इट इज डिमांड ड्राफ्ट। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए, जो डीडी हम इश्यू करते हैं वो पेएबल टू बेयरर होते हैं या पेएबल टू ऑर्डर होते हैं, या दोनों में कुछ भी हो सकता है? तो ये सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए। डिमांड ड्राफ्ट, दे आर पेएबल टू बेयरर, और दे आर पेएबल टू ऑर्डर, और दे आर पेएबल टू एनी ऑफ दीज। यस, आपको बताया गया डीडी के बारे में। सो व्हाट इज योर आंसर? सो डिमांड ड्राफ्ट इनमें से किस तरह से पेएबल होते हैं? बेयरर, ऑर्डर और एनी। सो दे आर पेएबल टू ऑर्डर ओनली। तो इसका मतलब जब हम ड्राफ्ट की बात करते हैं तो हम जैसे चेक में बात कर रहे थे 85(1) में, ऑर्डर चेक में, तो उसी प्रकार के रूल्स डिमांड ड्राफ्ट में भी एप्लीकेबल हो जाएंगे, बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट इज पेएबल टू ऑर्डर। तो देखिए रूल क्या कहता है। सो डिमांड ड्राफ्ट के केस में ये प्रोटेक्शन में मिलेगा सेक्शन 85A के मुताबिक। इफ ए ड्राफ्ट सीम्स टू बी एंडोर्स्ड, सीम्स ऐसा लगता है कि उसको एंडोर्स किया गया है, बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द पे, बैंक विल बी डिस्चार्ज बाय पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अगर बैंक पेमेंट करता है ड्यू कोर्स में, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेकर के, तो बैंक को डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो इस रूल को नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। So if demand draft appears to be endorsed, अगर डिमांड ड्राफ्ट के पीछे एंडोर्समेंट हुआ है और ऐसा लग रहा है कि वो एंडोर्समेंट पे ही नहीं किया है, तो बैंक विल गेट प्रोटेक्शन व्हेन बैंक मेक्स पेमेंट इन ड्यू कोर्स। यानी जो रूल्स ऑर्डर चेक के लिए एप्लीकेबल हैं वही रूल्स डिमांड ड्राफ्ट के लिए एप्लीकेबल हैं, बिकॉज डिमांड ड्राफ्ट इज पेएबल टू ऑर्डर। द बैंक इज प्रोटेक्टेड इफ एंडोर्समेंट इज नॉट जेन्युइन। तो अगर वो एंडोर्समेंट जो किया गया डिमांड ड्राफ्ट के पीछे, अगर वो असली भी नहीं है, अगर वो जाली है, फोर्ज्ड है, लेकिन वो ठीक नजर आ रही है, रेगुलर नजर आ रही है, और पेमेंट ड्यू कोर्स में किया है, तो बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगा। सो ये जरूरी नहीं कि वो एंडोर्समेंट जेन्युइन हो, लेकिन वो एंडोर्समेंट हमें नॉर्मली नजर आनी चाहिए कि ठीक नजर आ रही है, रेगुलर है। एंड पेमेंट इज मेड बाय टेकिंग प्रॉपर प्रिकॉशन, तो बैंक विल गेट द प्रोटेक्शन, बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी। नो, रेगुलर एंडोर्समेंट क्या है? सो एंडोर्समेंट की जो रेगुलरिटी है, इसके ऊपर काफी जोर है इसके अंदर। सो रेगुलर एंडोर्समेंट क्या है? सो अगर लिखा है पे टू रमेश चंद्र, तो अगर रमेश चंद्र ऐसे साइन करता है, तो ये रेगुलर एंडोर्समेंट है। लेकिन अगर रमेश चंद्र ऐसे साइन करता है, तो ये रेगुलर नहीं है, क्योंकि कैपिटल्स में हम नाम लिखते हैं, साइन नहीं करते।
या रमेश इस तरह से साइन कर देता है। वो चंद्र नहीं केवल चांद लिख देता है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट रेगुलर। तो ये एंडोर्समेंट रेगुलर है और ये दोनों ही रेगुलर नहीं है। I hope this distinction between regular endorsement and irregular endorsement is also clear to all of us। और अगर ऐसा है तो क्विकली टाइप कर देंगे कि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर है, तो NQ टाइप कर देंगे सो दैट आई कम टू नो कि आपको हर चीज़ क्लियर है और मैं आगे मूव करता हूँ। तो जब मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है ऑल ऑफ यू प्लीज टाइप NQ टाइप कर देंगे सभी सो दैट आई कम टू नो। अब नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्शन है इन केस ऑफ मटेरियल अल्टरेशन इन ए चेक। अगर चेक के अंदर मटेरियल अल्टरेशन किया जाए, सो इफ देयर इज अ मटेरियल अल्टरेशन इन द चेक, तो ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 89 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और ये रूल क्या कहता है, इस रूल को अच्छे से हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मटीरियली अल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन सो अल्टर्ड, अगर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को यानी चेक को, डिमांड ड्राफ्ट एटसेट्रा को अगर मटीरियली अल्टर किया है, चेंज किया गया है, सो मटीरियल अल्टरेशन क्या है इसके बारे में डिटेल्ड डिस्कशन हम सब्सिक्वेंटली करने वाले हैं। इफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज मटीरियली अल्टर्ड बट डज नॉट अपीयर टू हैव बीन अल्टर्ड, लेकिन नजर नहीं आता कि उसको अल्टर किया गया है, और check is presented for payment which does not at the time of presentation appear to be crossed। so check को जब प्रेजेंट किया गया पेमेंट के लिए, at that time it does not appear to have been crossed, तो कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया बट इट डज नॉट अपीयर टू बी क्रॉस्ड, वो क्रॉस्ड नजर नहीं आता। हो सकता है उसके ऊपर क्रॉसिंग किया हो लेकिन क्रॉसिंग को केमिकली रिमूव कर दिया हो, तो इस समय वो क्रॉसिंग नजर नहीं आती। और हैव हैड ए क्रॉसिंग विच हैज बीन ऑब्लिटरेटेड, तो उसके ऊपर क्रॉसिंग अगर थी तो उस क्रॉसिंग को रिमूव कर दिया है, ऑब्लिटरेटेड कर दिया है, ऑब्लिटरेट कर दिया है। तो क्या सिचुएशंस हो गई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को मटेरियल अल्टर किया गया है बट इट डज नॉट अपीयर टू बी हैव बीन डन सो, तो लेकिन वो नजर नहीं आता कि उसको अल्टर किया गया है, या चेक कैश पेमेंट के लिए प्रेजेंट किया गया है लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन क्रॉसिंग नजर नहीं आती, या क्रॉसिंग किया गया था लेकिन क्रॉसिंग को अब रिमूव कर दिया गया है। तो इन ऑल दीज सिचुएशंस द पेइंग बैंक विल गेट द प्रोटेक्शन। The payment of there by a person or banker liable to pay and paying the same according to apparent tenor thereof, तो बैंक विल गेट द डिस्चार्ज। तो ये पेमेंट में बैंक को कोई लायबिलिटी राइज नहीं होगी, तो बैंक विल गेट द डिस्चार्ज। सो मटीरियल अल्टरेशन में इट मीन्स क्या देखा जाएगा, क्या वो अल्टरेशन नजर आ रही है या वो अल्टरेशन नजर नहीं आ रही। अगर वो अल्टरेशन नजर नहीं आ रही तो बैंक विल गेट द प्रोटेक्शन, लेकिन अगर वो अल्टरेशन नजर आ रही है तो देन बैंक विल नॉट गेट द प्रोटेक्शन। सॉरी फ्रेंड्स। So under CTS, alterations or corrections on checks are not allowed for protection of customer and the banks। So जो हमारे CTS सिस्टम है,
सो TCS चेक्स हमारे जो स्टैंडर्ड के हैं उनमें अल्टरेशंस या करेक्शंस अलाउड नहीं हैं। सो वी कैन नॉट मेक अल्टरेशंस और करेक्शंस। उसके पीछे रीजन है, वी वांट टू प्रोटेक्ट द कस्टमर ऑल्सो, वी वांट टू प्रोटेक्ट द बैंक ऑल्सो। सो नो अल्टरेशंस आर अलाउड ऑन CTS चेक्स। सो CTS चेक्स के ऊपर एक ही अल्टरेशन परमिटेड है और वो है डेट वैलिडेशन की। ओनली one type of correction, one type of change alteration is allowed on CTS check. So that is the date of validation. तो अगर चेक एक्सपायर कर गया उसकी वैलिडिटी और उसको रीवैलिडेट करना है तो रीवैलिडेशन इज परमिटेड। तो ये हमारा प्रोटेक्शन हो गया सेक्शन 89। चलिए छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे। सेक्शन 85A किस सिचुएशन में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? 85A इसमें प्रोटेक्शन किस बात की है, किस इंस्ट्रूमेंट को लेकर के है 85A के अंदर? $85A what type of protection? Yes, this protection is available in case of demand draft जिसमें एंडोर्समेंट हो रखा है। सेक्शन 85 सब सेक्शन 2 हमें प्रोटेक्शन किसके बाद से देता है? फॉर व्हाट दिस प्रोटेक्शन इज गिवन? 85(2) तो ये प्रोटेक्शन अवेलेबल है बेरर चेक जिसको एंडोर्स किया गया है तो उसके बारे में प्रोटेक्शन देता है। और 89 हमें प्रोटेक्शन देता है अगर हम चेक पे कर देते हैं विच इज मटीरियली आल्टर्ड। और सेक्शन 85(1) ये हमें प्रोटेक्शन देता है इन केस ऑफ फोर्ज्ड एंडोर्समेंट ऑन ऑर्डर चेक। चलिए, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ ए क्रॉस्ड चेक। तो क्रॉस्ड चेक अगर है उसका अगर हम पेमेंट कर देते हैं और डिस्प्यूट अराइज होता है तो फिर ये प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करता है सेक्शन नंबर 28। देखिए कितने सारे सेक्शंस हैं जो हमें बचाते हैं। सो देयर आर सो मेनी सेक्शंस डिफरेंट सिचुएशंस में। सो प्रोटेक्शन फॉर पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक, अगर हम क्रॉस चेक का पेमेंट करते हैं तो सेक्शन 128 हमें प्रोटेक्ट करेगा। देयर आर कंडीशंस अटैच टू दैट। वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो भी अभी हम देख लेते हैं। ड्राई बैंक ऑन पेमेंट ऑफ क्रॉस्ड चेक इन ड्यू कोर्स गेट्स प्रोटेक्शन। सो ड्राई बैंक by paying a crossed check in due course। और ड्यू कोर्स की सेक्शन नंबर 10 में कंडीशंस आपको ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं। सो गेट्स प्रोटेक्शन, गेट्स प्रोटेक्शन provided, so gets protection as if payment has been received by the true owner of the check। तो उसको बैंक को प्रोटेक्शन मिल जाएगी जैसे ये मान लिया जाएगा कि उसका जो ट्रू ओनर है उसने पेमेंट ले लिया है। बट देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो फुलफिल होनी चाहिए टू हैव दिस प्रोटेक्शन। इस प्रोटेक्शन के लिए कंडीशन कौन कौन सी हैं? सो यह ट्रू ओनर का कॉन्सेप्ट क्या है? लेट अस से
एक्स ने चेक इशू किया एंड एक्स इज द ड्रॉयर। ये चेक इशू हुआ वाई की फेवर में, जिसको हम कहेंगे पे। अब एक्स ने ये चेक कोरियर किया वाई को, लेकिन कोरियर के रास्ते में इसको इंटरसेप्ट कर लिया लेट अस से जेड ने, या जेड ने नहीं, एक दूसरे वाई ने इसको इंटरसेप्ट कर लिया। सो अदर पर्सन इज ऑल्सो वाई। तो इस केस में ट्रू ओनर कौन है चेक का? सो दिस पर्सन इज ट्रू ओनर, बिकॉज इसका पेमेंट लीगली इसको ऑब्टेन करना था, नॉट दिस वन। ऑल्दो इसका नाम भी वाई है, बट दिस पर्सन इज नॉट अ ट्रू ओनर। तब कंडीशंस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। पहला कंडीशन, व्हेन चेक इज क्रॉस्ड जनरली द पेमेंट मस्ट बी मेड टू बैंक ओनली। तो अगर वो क्रॉसिंग है और जनरल क्रॉसिंग है तो पेमेंट हम बैंक को करेंगे, बिकॉज क्रॉस्ड चेक की पेमेंट पे डायरेक्टली नहीं ले सकते। सो व्हेन चेक इज क्रॉस्ड जनरली, cash payment cannot be made to payee, so payment will be made to payee's bank only. तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन, when check is crossed specially, the payment will be made to that bank only in whose favor it is crossed. तो अगर वो क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग है, सो स्पेशल क्रॉस होती है बैंक की फेवर में। तो ये हमारा चेक है, तो ये उसमें जनरल क्रॉसिंग है। लेकिन अगर इसके अंदर लिख दिया जाए SBI, तो ये बन जाती है स्पेशल क्रॉसिंग। सो अगर जनरल क्रॉसिंग है तो पेमेंट बैंक को की जाएगी, और अगर ये स्पेशल क्रॉसिंग है तो पेमेंट उसी बैंक को की जाएगी, ओनली टू दैट बैंक जिसकी फेवर में ये क्रॉस्ड है। तो यानी अगर SBI बीच में लिखा है तो ये पेमेंट SBI ही ले सकता है, लेकिन अगर इसमें SBI नहीं लिखा है तो फिर कोई भी बैंक इसकी पेमेंट ऑब्टेन कर सकता है। तो अगर वो जनरली क्रॉस चेक था तो हमने पेमेंट बैंक को की, हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अगर वो स्पेशली क्रॉस चेक था और हमने पेमेंट उस बैंक को की जिसको फेवर में क्रॉसिंग थी, तो भी हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगी। बट पेमेंट मस्ट बी मेड इन ड्यू कोर्स। जो पेमेंट हमने की है वो पूरी प्रिकॉशंस के साथ की है, एज मेंशन्ड इन सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो जो सेक्शन 10 में लिखा हुआ है हमने पेमेंट उसके मुताबिक किया, देन वी विल बी गेटिंग द प्रोटेक्शन। तो उस केस में हमें प्रोटेक्शन मिल जाएगा। So I'm sure in all the 5 situations we have now clarity कि पेइंग बैंक को कहाँ कहाँ प्रोटेक्शन अवेलेबल है। यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं 6 टाइप की प्रोटेक्शन अवेलेबल है, बिकॉज 5 हमने अभी डिस्कस की और नंबर 6 को हमने सेक्शन 10 पेमेंट इन ड्यू कोर्स को ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। तो 6 तरह के प्रोटेक्शंस हैं जो पेइंग बैंक को अवेलेबल हैं। सो आई एम श्योर हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है आपको। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को टाइप कर देना, अदरवाइज क्विकली स्माइलिंग आइकन को पोस्ट करके मुझे कंफर्म कर देना दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो वो आप कर देना, मैं आगे चलता हूँ। If a bank makes payment of a crossed check to a person other than to the banker or specified banker or his agent for collection, तो बैंक loses the protection and shall be liable to true owner of the check for any loss which may sustain owing to such payment. अगर बैंक पे करने वाला बैंक इन बैंकों को पेमेंट नहीं करता, सो जनरली क्रॉस्ड में किसी भी बैंक को, स्पेशली क्रॉस्ड में उसी बैंक को, अगर ये पेमेंट नहीं करता तो उस केस में बैंक लायबल हो जाएगा। और ये लायबिलिटी बैंक की किसके प्रति होगी? सो दिस लायबिलिटी विल बी
टूवर्ड्स द ट्रू ओनर ऑफ द चेक। तो अगर ट्रू ओनर को कोई लॉस हुआ तो बैंक विल बी लायबल टू ट्रू ओनर। तो यानी ट्रू ओनर को बैंक कब लायबल होता है? क्रॉस्ड चेक के केस में। अदरवाइज नॉर्मली बैंक किसको लायबल होता है? ड्रॉअर को लायबल होता है, ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। लेकिन ट्रू ओनर मीन्स जो उसका पेई है, उसको बैंक कब लायबल होगा? इन केस ऑफ पेमेंट ऑफ ए क्रॉस्ड चेक अदर देन टू ए बैंक। सो हमारे थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि उन्होंने हर चीज़ अच्छे से नोट कर लिया। बिकॉज मैं नोट कर रहा हूँ कि बहुत थोड़े स्टूडेंट्स ने स्माइलिंग आइकन को पोस्ट किया है। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि सभी स्माइलिंग आइकन पोस्ट करके कंफर्म करेंगे। तो मैं रुकता नहीं हूँ बीच में ताकि हमारा टाइम जो वेस्ट ना हो। लेकिन अगर आप वो पार्ट्स नहीं करेंगे जो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो फिर मुझे बीच में रुकना पड़ेगा। सो क्विकली कर दीजिए जिन जिन का अभी तक स्माइलिंग आइकन पोस्ट नहीं हुआ है। सो दैट इज ए कंफर्मेशन फॉर मी। कर दीजिए कंफर्म दैट नाउ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग एंड यू हैव नोटेड डाउन एवरीथिंग। कर दीजिए पोस्ट क्विकली। मैं वेट कर रहा हूं, मेरे पास और ऑप्शन नहीं है बिकॉज आपने नहीं किया सभी ने। तो क्विकली कर देंगे। ऑल ऑफ यू प्लीज डू इट। सो दैट इज ए सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन। और जिनका लाइक डिसलाइक अभी तक नहीं हुआ वो लाइक डिसलाइक को भी कंप्लीट कर देंगे क्विकली। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो अगर आपको सेशन यूजफुल लग रहा है तो लाइक कर दें, और सेशन अगर आपको यूजफुल नहीं लग रहा तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डू इट क्विकली। चलिए अब हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करेंगे। नो आई एम श्योर यू आर रेडी फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो जब हमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है देन देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन आंसरिंग द क्वेश्चंस। सो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85(1) हाउ इज द पेइंग बैंकर प्रोटेक्टेड इन केस ऑफ फोर्ज्ड एंडोर्समेंट ऑफ ऑर्डर चेक। क्वेश्चन को पहले ध्यान से अंडरस्टैंड करना है, रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, और फिर ऑप्शंस को देख लेना है। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। पेइंग बैंकर नॉट प्रोटेक्टेड, पेइंग बैंक इज प्रोटेक्टेड इफ एंडोर्समेंट इज जेन्युइन, पेइंग banker protected if endorsement is not genuine provided endorsement appears to be regular, पेइंग बैंक is protected if a check is payable to bearer। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए फॉर क्वेश्चन नंबर 1? रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। So read the question carefully and then try to answer। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है, YouTube के ऊपर जो हम फ्री क्लासेस कंडक्ट करते हैं ये YouTube के ऊपर ही अवेलेबल रहती हैं, ऐप में ये अवेलेबल नहीं रहती, उसकी ज़रूरत नहीं होती बिकॉज दीज आर अवेलेबल इन YouTube। तो इसलिए अगर आप हमारा ऐप यूज़ कर रहे हैं तो फ्री क्लासेस के लिए आपको YouTube को ही आना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आंसर? सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर सी इज द एप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज एंडोर्समेंट जेन्युइन नहीं होना चाहिए। अगर है अच्छी बात है, नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन एंडोर्समेंट रेगुलर होनी चाहिए। तो इसीलिए हमारा आंसर सी जो है दैट इज एप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज सेक्शन 85(1) यही कहता है। 85(1) ऑर्डर चेक में एंडोर्समेंट को रिलेट करता है। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन बेरर चेक बी नेगोशिएटेड? सो बेरर चेक को अगर हमने ट्रांसफर करना है
एक्स ने बेरर चेक को वाई की फेवर में ट्रांसफर करना है, तो ये ट्रांसफर किस प्रकार से पॉसिबल हो सकता है? और ये आपके ऑप्शंस हैं। एंडोर्समेंट के द्वारा, प्रेजेंटिंग इट टू द पे, mere delivery, endorsement not relevant, by transferring it to a third party. तो बेरर चेक का नेगोशिएशन, बेरर चेक का ट्रांसफर करने का प्रोसीजर क्या है? ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है? क्वेश्चन नंबर 2। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखना और फिर आंसर लिखना। प्लीज डोंट राइट एनी आंसर विदाउट राइटिंग द क्वेश्चन नंबर। Question number 2, what will be the answer? सभी कोशिश करेंगे आंसर देने की। All of you should try to answer the question. Yes, answer C is the correct answer. So bearer check का जो negotiation है, that is by way of delivery. Endorsement की जरूरत उसमें नहीं पड़ती। Question number 3, according to section 85(2), how is the DROI discharged in case of forged endorsement in a bearer check? सेक्शन 85(2) के मुताबिक ड्रॉई जो है मींस पेइंग बैंक कैसे डिस्चार्ज हो जाता है जिसकी लायबिलिटी अराइज नहीं होती अगर बेरर चेक में फोर्ज्ड एंडोर्समेंट है। और ये आपके ऑप्शंस हैं। सो रीड एवरी ऑप्शन वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू आंसर। So read the question carefully, read all options carefully and then try to answer. Yes, quickly for question number 3, what shall be the answer? Yes, answer is correct. Answer C, option C is the correct answer. Question number 4, why can't banker be expected to be conversant with the signature of the person who are not their customers? तो बैंकों से क्यों एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि उनको जानकारी हो उन लोगों के सिग्नेचर्स की जो उनके कस्टमर्स हैं? तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। So question number 4, what will be the appropriate answer for question number 4? Question number 4, read carefully and then try to answer question number 4 को। So answer here is C, because banker is not having any responsibility to verify signature of those people who are not customers of the bank. तो बैंक की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बैंक उनके सिग्नेचर को वेरीफाई करे जो उसके कस्टमर्स नहीं हैं। तो आंसर सी इज द करेक्ट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 85A, हाउ इज द बैंक डिस्चार्ज इन केस ऑफ फोर्ज्ड एंडोर्समेंट इन केस ऑफ ए डिमांड ड्राफ्ट? तो यहाँ पे क्वेश्चन डिमांड ड्राफ्ट को लेकर के है और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। Read all options very carefully and then try to answer. So which option, which answer appears to be correct?
So question number 5. So what appears to be more appropriate? Read all options very carefully. Yes, answer D is the correct answer. So पेमेंट इन ड्यू कोर्स में किया जाना चाहिए, लेकिन साथ में ही जो एंडोर्समेंट हुआ है सो ऐसा लगना चाहिए कि वो पेई ने किया या पेई के बिहाफ के ऊपर किया गया है. Question 6. How is bank protected in case of forged endorsement in a draft according to the given text? So how is bank protected in case of forged endorsement in a demand draft? मैं इसको थोड़ा करेक्ट कर दूं. चलिए इसका तो आंसर हमने. तो क्वेश्चन नंबर 6. So how is the bank protected in case of forged endorsement in case of a demand draft? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, तो इनको आंसर करिए. तो मैं यहीं पे हूं, अभी मैं 1 मिनट के लिए गायब हूं. So what is the answer? Let us see the answer. So yes, answer is C. Let us now go to question number 7. According to section 89, how can a person or bank be discharged from all liability on a negotiable instrument that has been materially altered? So section 89 कैसे प्रोटेक्शन देता है, कैसे लाइबिलिटी को समाप्त करता है अगर इंस्ट्रूमेंट का पेमेंट हमने कर दिया जो मटीरियली आल्टर्ड है. तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. तो इनमें कौन सा आंसर आपको लगता है मोर अप्रोप्रिएट है? बाय नॉट पेइंग द इंस्ट्रूमेंट इफ इट हैज़ बीन मटीरियली आल्टर्ड, by paying the instrument according to original tenor of the instrument without taking into account any material alteration, by paying the instrument only if it has altered in a way that benefit the person or banker, by questioning the instrument if it has been materially altered. So which option appears to be more appropriate? और एक बात का ध्यान रखना है, अगर अल्ट्रेशन की जानकारी हमें है तो फिर प्रोटेक्शन नहीं मिलता है. So question number 7, which appears to be more appropriate?
So yes, answer B is the correct answer. By paying the instrument according to original tender. Original tender means जो instruction originally है, without taking into account any material alteration. तो material alteration हमें नजर ही नहीं आ रही, so we get protection. Question 8. Why are alterations corrections on check prohibited under CTS? CTS में जो alterations हैं corrections हैं वो allowed नहीं हैं. तो उसके पीछे रीजन क्या है? To make it more difficult for customers to use the check, to make it more difficult for banks to process the check, for protecting the customer and the bank, to reduce the use of checks. So question number 8, what is the answer? So CTS checks के अंदर corrections, alterations permitted नहीं हैं except one. Question number 8. Yes, it is to protect the customers as well as the banks. Question number 9. What type of changes or corrections are allowed on checks under CTS? CTS check में किस प्रकार की changes permitted हैं? तो बहुत आसान सा question है. Very easily we can answer. All changes, only date validation changes, page name changes, amount in words changes. तो कौन सी changes permitted हैं in case of CTS checks? Very easy question. We will be able to answer it very quickly. Yes, answer B is the correct answer. Question number 10. What should be done if there is a change in payee name, courtesy amount or legal amount on a check under CTS? So CTS check के अंदर अगर पेई का नाम, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, उसमें अगर कोई चेंज किया हो तो हमें क्या करना होगा? सो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. Changes, correction should be made and initialed by the customer, means a drawer. Bank should make the changes, correction and inform the customer. Fresh check should be issued with the correct information. Changes, correction should be ignored and check should be processed, means paid as it is. Question number 10. What is the right answer? Question number 10. So what is the right answer? So instructions क्या कहती हैं? Instructions कहते हैं कि नया चेक इशू किया जाएगा. So new check, fresh check will be issued with the correct information. Under which conditions can a bank be protected when paying a crossed check in due course? अगर crossed check को बैंक ड्यू कोर्स में पे करता है तो conditions कौन कौन सी हैं for the purpose of protection? तो ये हमारे options हैं. Check is crossed generally, check is crossed specially, payment must be made in due course according to section 10 of NI Act, या ये सारी की सारी conditions ही. Question number 11. Question number 11. So what is the answer for question number 11? Which conditions should be satisfied to get the protection? तो ये जरूरी है कि ये सारी की सारी कंडीशंस को ही सेटिस्फाई किया जा सके. What is consequences if a banker makes payment of a crossed check to a person other than a banker or specified banker? So क्रॉस चेक का पेमेंट अगर बैंक किसी भी और पर्सन को कर देता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. सो बैंक को प्रोटेक्शन देगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. बैंक विल नॉट लूज प्रोटेक्शन बट मे बी सब्जेक्ट टू सम पेनल्टी. बैंक लूजेस प्रोटेक्शन एंड शैल बी लायबल टू ट्रू ओनर.
banker may be able to recover the payment from the person who received it. So इसके consequences क्या है? क्वेश्चन नंबर 12. अच्छा, थोड़ा फीडबैक प्रोवाइड करिए. इन क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगता है? अभी तो क्योंकि आपने सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है. अगर आप सब्जेक्ट को इतनी क्लोजली अंडरस्टैंड ना करते तो इन क्वेश्चंस का लेवल आपको कैसा लगता? तो थोड़ा सा फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए. इस बात को ध्यान में रखना है क्योंकि अभी हमने ताज़ा ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रहण की है. तो अगर ये इंफॉर्मेशन ताज़ी ना हो, आप एग्ज़ाम देने जाएं पूरी पढ़ाई करके, तो ये क्वेश्चंस का लेवल आपको किस प्रकार का लगता है? तो ये थोड़ा सा फीडबैक मुझे प्रोवाइड करें. So question number 12 के लिए आंसर C is the correct answer. Can a check crossed specially to more than one bank be paid to the paying banker? So can a check crossed specially to more than one bank? क्या पेइंग बैंक उसको पे कर सकता है या नहीं पे कर सकता? तो ये आपके ऑप्शन आंसर्स हैं. क्वेश्चन नंबर 13. सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ये फीडबैक सभी से. लेवल ऑफ क्वेश्चंस कैसा लगता है अगर हमने ये ताजे ना पढ़े होते? सो कैन ए चेक क्रॉस्ड स्पेशली टू मोर देन वन बैंक? अगर एक से ज्यादा बैंकों की फेवर में चेक को क्रॉस किया गया हो तो क्या पेइंग बैंक उसको पे करेगा? यस, नो, नो, ओनली इफ चेक इज पेबल टू बेरर. सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर हमारा रहेगा बी. पे नहीं करेगा, लेकिन अगर दूसरा बैंक एजेंट के तौर के ऊपर काम कर रहा है, एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन, तो पे कर दिया जाएगा. सो नॉर्मल का सर्कमस्टांसिस इट विल नॉट बी पेड, बट देर इज एक्सेप्शन. तो पेमेंट विल बी मेड टू एजेंट बैंक हु इज वर्किंग फॉर प्रिंसिपल बैंक फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्शन. चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को हम यहीं पे टर्मिनेट करेंगे. सो आज की हमारी क्लास मेगा क्लास थी, यानी हमारी नॉर्मल क्लास के टाइमिंग से काफ़ी ज़्यादा डबल टाइम था हमारी क्लास का. और इसमें पीपीबी जेआईबी वाले स्टूडेंट्स और बीआरबीएल सीआईबी वाले स्टूडेंट दोनों को एडवांटेज होने वाला है. चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. थैंक यू. और अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो. सो यू कैन टाइप योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स. अगर आप इस लेसन को लाइव नहीं देख रहे, बाद में देख रहे हैं, तो भी आप अपने कमेंट्स को, अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो. सो आई हैव टू मेक वन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू. सो इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो इसको लाइक करें या डिसलाइक करें. अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें ताकि उनको बेनिफिट मिले. और चैनल को अगर अब तक आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर बने, और वो भी बेल बटन के साथ, ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन का इंफॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल सके. तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे टर्मिनेट करते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे.